Hello students, this is the new chapter of history, chapter 9 and the topic is vital villages, thriving towns. खुशहाल गांव और फलता फूलता या बढ़ता शहर. प्रभाकर एट द ब्लैकस्मिथ शॉप. लोहार की दुकान पर प्रभाकर. प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप. प्रभाकर लोहारों के काम को देख रहा था. There was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out ready for sale. वहाँ पर एक छोटी सी बेंच में कुछ आयरन के टूल्स रखे हुए थे जैसे कुल्हाड़ी और हसिया जो बेचने के लिए रखे गए थे. A bright fire was burning and two men were heating and beating metal rods into shape. दूसरी ओर भट्टी जल रही थी और वहाँ पर औजार बनाने वाले दो लोग लोहे की एक रॉड को गर्म करके उसे पीट रहे थे. It was very hot and noisy, and yet it was fascinating to watch what was happening. वहाँ पर काफ़ी गर्मी थी और वहाँ पे काफ़ी शोर भी हो रहा था, लेकिन उस काम को देखना प्रभाकर को बड़ा अच्छा लग रहा था. आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. लोहे के औजार और खेती. We often take the use of iron for granted today. लोहे का जो यूज़ है वो आज एक आम बात है. थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स. लोहे से और स्टील से बनी हुई चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं. द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो. इस उपमहाद्वीप में लोहे का जो यूज़ है वो लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुआ. Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 5. मेगालिथिक जो ब्यूरियल्स थे महापाषाण की कब्रों में लोहे के औजार और हथियार जब खुदाई हुई थी वहाँ तो वहाँ पे जो कब्र खोदी गई थी उनमें लोहे के औजार और हथियार बहुत बड़ी मात्रा में मिले और इसके बारे में आपने चैप्टर 5 में पढ़ा. Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools. करीब 2500 साल पहले लोहे के जब औजार का जब ज़्यादा यूज़ हुआ तो वहाँ पर इसके एविडेंस भी मिले हैं कि इस टाइम पर लोहे के औजारों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया. These included axes for clearing forest and the iron plowshare. जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, लोहे से बनी कुल्हाड़ियाँ और खेतों पे हल लगाने के फल भी इनमें शामिल थे. As we had seen chapter 6, the plowshare was useful for increasing agricultural production. जैसा कि आपने चैप्टर 6 में पढ़ा कि लोहे का जब हल का यूज़ हुआ खेतों में तो उससे फसलों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई. Other steps to increase production. Irrigation. कृषि को बढ़ाने के लिए उठाए गए दूसरे कदम था सिंचाई. The kings and the kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. फलते फूलते गाँवों के बिना राजाओं और वहाँ के राज्यों का बना ही रहना मुश्किल था. While new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used. जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई. Irrigation works that were built during this time included canals, wells, tanks and artificial lakes. जो सिंचाई थी इस समय जो सिंचाई थी खेतों में सिंचाई करने के लिए नहरें, कुएं, तालाब और आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाए गए. If you look at the chart, you will find that some of the stages in the construction of irrigation works are mentioned. इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए चेंजेस दिखाए गए हैं. खाली जगह में वाक्यों को भरो. ये जो पॉइंट दे रखे हैं उनको आपको नीचे जो ये चार्ट दे रखा है इसमें भरना है.
हु लिव्ड इन द विलेजेस, गाँव में कौन रहते थे। There were at least 3 different kinds of people living in the most villages in the southern and northern part of the subcontinent. इस उपमहाद्वीप के सदर्न और नॉर्थन पार्ट के ज़्यादातर गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। In the Tamil region, large landowners were known as Vellalar, and ordinary plowmen were known as Urjavar, and landless laborers including slaves were known as Kadaisiar and Adimai. जो सदर्न पार्ट था वहाँ पे जो बड़े बड़े भूस्वामी थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी उनको वेलेलर कहा जाता था, और जो ऑर्डिनरी हल चलाने वाले होते थे उनको ऊर्जावर कहा जाता था, और जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी उन मज़दूर और दासों को कदाइसियार और अदिमाई कहा जाता था। कहाँ? सदर्न पार्ट में। In the northern part of the country, the village headman was known as the ग्राम भोजक। देश का जो नॉर्थन पार्ट था वहाँ पे जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी उसको ग्राम भोजक कहते थे। Usually men from the same family held the position for generations. अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। In the other words, the post was hereditary. यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यह जो ग्राम भोजक का पद था वो आनुवांशिक था। The ग्राम भोजक was often the largest land owner. जो ग्राम भोजक था वो गांव का सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक होता था। Generally, he had slaves and hired workers to cultivate the land. वो अपनी ज़मीन पे काम करने के लिए ज़्यादातर दास और मज़दूर रखता था। Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. इसके अलावा वो काफ़ी शक्तिशाली भी था और उसके इसी शक्तिशाली होने के कारण राजा उसको ग्राम भोजक को टैक्स वसूलने का काम भी सौंप देते थे। He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. कभी कभी ये ग्राम भोजक जज का काम भी करता था और कभी कभी पुलिस का काम भी करता था। Apart from the ग्राम भोजक, there were other independent farmers known as Grihapatis, most of whom were smaller land owners. ग्राम भोजक के अलावा दूसरे भी छोटे छोटे ज़मीन के मालिक थे जो इंडिपेंडेंट थे, उन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। एंड देन देयर वर मैन एंड वेमेन सच एज द दास कर्माकर हु डिड नॉट ओन लैंड and had to earn a living working on the fields owned by others. इनके अलावा दास कर्माकर आते थे जिन्हें दूसरे ऐसे लोग भी आते थे, ऐसे आदमी औरत भी आते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, उन्हें कहते थे दास कर्माकर, और वो दूसरों की ज़मीन पर काम करके पैसा कमाते थे। In most villages there were also some craft persons such as the blacksmith, potter, carpenter and weaver. ज़्यादातर गांव में लोहार, कुम्हार, कारपेंटर और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, प्राचीनतम तमिल रचनाएं, बहुत पुरानी तमिल कंपोजिशन रचनाएं। Some of the earliest works in Tamil known as Sangam literature were composed around 2300 years ago. तमिल के सबसे पुरानी रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं और इनको कंपोज किया गया था करीब 2300 साल पहले। These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and completed in assemblies of poets that were held in the city of Madurai. See map 7 page 113. इनको संगम इसलिए कहा जाता था, इन कंपोजिशन को संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये मदुरै, जो आप पेज
113 में देखोगे, मैप 7 में, मदुरै एक जगह है तमिलनाडु में। वहाँ पर जब काफ़ी सारे कवि एक साथ मिलकर जब इनकी मीटिंग होती थी तो वहाँ पर इसको लिखा गया था, कंपोज किया गया था, इसलिए इसको संगम कहते हैं। द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन द संगम लिटरेचर। यहाँ पे जो हमने अभी सदर्न पार्ट के में जो पढ़ा था, वेललर, ऊर्जावर, कदाई सेयार और अधिमाई जैसे जो शब्द पढ़े थे हमने, उनके बारे में इस संगम लिटरेचर में काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजीज। नगर में क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व। यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातकास। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, मैंने पिछले चैप्टर पे आपको जातक के बारे में बताया था। These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. जातक वो कहानियाँ होती हैं जिन्हें आम लोग बनाते थे। वो कहानियाँ होती हैं जातक जिन्हें आम लोग बोलते थे। बाद में इन जातक कहानियों को बौद्ध भिक्षुओं ने लिखा और इनको बचा के रखा। Here is part of a जातक story which tells us how a poor man gradually became rich. यहाँ पर एक जातक स्टोरी दे रखी है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक गरीब आदमी धीरे धीरे अमीर बन जाता है। यह है वो स्टोरी, द क्लेवर पुअर मैन, एक निर्धन की चतुराई। Once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city. एक समय की बात है, एक शहर में एक गरीब युवक रहता था, एक गरीब आदमी रहता था। His only resource was a dead rat. उसके पास एक मरे चूहे के अलावा और कुछ नहीं था। He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. उसने उस मरे हुए चूहे को एक सिक्के में एक होटल में उस होटल वाले को उसकी बिल्ली के लिए बेच दिया। Then one day there was a storm. एक दिन काफ़ी आंधी आई। The king's garden was littered with branches and leaves, and the gardener was at a loss as to how to clear the mess. तो जो वहाँ का जो गार्डनर था, राजा के बगीचे में जब काफ़ी तूफान आया तो राजा के बगीचे में टूटी टहनियों पत्तों से वहाँ का बगीचा भर गया। पेड़ टूट गए, पत्तियाँ से वो राजा का बगीचा भर गया। तो वहाँ का जो माली था उसको इतना परेशान हो गया कि इस जो इतना कूड़ा फैला है इसको कैसे साफ़ किया जाए। The young man offered to clean the garden if he could keep the wood and leaves. जो वो युवक था, जो वो आदमी था, उसने माली से कहा कि अगर तुम यहाँ की लकड़ियाँ और पत्ते मुझे दे दो तो मैं इस बगीचे की सफाई कर सकता हूँ। The gardener agreed at once. माली तुरंत तैयार हो गया, वो जल्दी मान गया, तुरंत मान गया। वो वहाँ का माली जो था वो तुरंत मान गया उसकी बात। The young man rounded up all the children who were playing with an offer of sweets for every stick and leaf that they could collect. युवक वहाँ वो जो आदमी था उसने वहाँ पे पास खेल रहे बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि अगर तुम ये सारा टहनी और पत्ते मेरे लिए इकट्ठा करोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले मिठाई दूंगा। In no time every scrap and bean neatly piled near the entrance. लेकिन उसी समय देखते ही देखते उन बच्चों ने क्या किया, बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। Just then the king's porter was on the look out for the fuel with which to bake his pots.
तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए लकड़ी की तलाश में गुजरा। जो राजा का कुम्हार था वो बर्तन पकाने के लिए उसको लकड़ी चाहिए थी और वहाँ से गुजर रहा था। उसने वहाँ पे क्या देखा, वो सारा कूड़ा इकट्ठा हुआ देखा उसने। सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। तो उसने क्या किया, वो पूरा लकड़ी का ढेर खरीद लिया और उस आदमी था जो उसको उसके बदले पैसे दे दिए। अवर यंग मैन नाउ थॉट फॉर अनदर प्लान। अब वो जो आदमी था उसने एक दूसरी योजना बनाई, एक दूसरा प्लान बनाया। ही कैरिड अ जार full of water to the city gate and offered water to 500 grass cutters। उसने एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह सिटी के गेट पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। They were pleased and said, "You have done us a good turn. Tell us, what can we do for you?" खुश होकर पानी पीकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। He then made friends. He replied, I will let you know when I need your help। उसने कहा, मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। He then made friends with a trader। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। One day the trader told him, tomorrow a horse dealer is coming to town with 500 horses। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। Hearing this, our young man went back to the grass cutters. He said, please give me a bundle of grass each and don't sell your grass till mine is sold। ये सुन के वो जो लड़का था, वो जो आदमी था, वो घास काटने वालों के पास गया और उसने उनसे कहा कि प्लीज़ तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी ना बिक जाए। They agreed and gave him 500 bundles of grass। वो मान गए और उन्होंने उसको 500 गट्ठर दे दिए घास के। When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं अपने घोड़े के लिए घास नहीं मिली तो उसने उस आदमी के पास गया और उसे 1000 सिक्के देकर वो घास खरीद ली, जिससे वो अमीर बन गया।